Dear viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Sindh Medical University and DMC Syndicate Past Paper MCQs of 2012 Physics portion. तो पहले क्या हुआ करता था, जिन्ना और डाउ दोनों साथ पेपर कंडक्ट करवाया करती थी। कुछ ईयर्स के बाद ऐसा हो गया कि डाउ ने अलग पेपर निकालना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस साल 2023 में ये टारगेट जिन्ना को दिया गया है कि जिन्ना अलग पेपर निकाले। इसलिए जिन्ना के अलग तो पास पेपर्स नहीं है, लेकिन डीएमसी के साथ उसके पास पेपर हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से वो पैटर्न दिया करती थी। पहले भी पास पेपर अपलोड कर दिए हैं जिन्ना के, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वो भी डीएमसी के साथ ही हैं। तो अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू। तो क्या बोल रहा है अपना फर्स्ट एमसीक्यू? आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट पोजीशन में हो, कोई सा भी इक्विलिब्रियम जो अपनी जगह से मूव ना करे, रेस्ट में, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वन वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बिल्कुल सही बात है। तो वो स्टैटिक पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। अब बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग रुकी हुई है अपनी जगह पे, तो वो भी रेस्ट पोजीशन में ही कंसिडर होगी। अब ब्रिज, अगर ब्रिज है वो भी एक स्टैटिक पोजीशन में ही आती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही उसका शुमार किया जाता है। सो ई इज करेक्ट ऑप्शन 1, 2 and 3। द मास ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज गिवन बाय, वो कितना मास होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, बुक में लिखी हुई है G = m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो वो वैल्यू होती है 5.98 × 10⁻24 kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दैट फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद। के जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से एसोसिएट होते हैं? तो वो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एसोसिएट होते हैं। मतलब जब भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा ना, तब फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस काम करते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। विच इज़ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन 7000 न्यूटन एलिवेटर मूव्स फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 300 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल। ठीक है, अभी हमको क्या मालूम करना है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बयान करें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास न्यूटन भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। अभी हम इसका सॉल्व देखते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो अगर वेट को हम देखें ना, तो वेट हमेशा mg के बराबर होता है, मतलब w = mg। तो वेट क्या था हमारे पास? 7000 न्यूटन। तो ये था हमारा वेट, उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 210000 आंसर आ गया। या मेगा जूल कर दें आप, या 2.1 × 10⁻⁶ कर दें, ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन था 2.1 वाला वो करेक्ट बन गया। मेगा जूल में भी हमने ये आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो फर्स्ट चैप्टर की पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है ना, उसका होता है कैंडेला। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ई। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू ये आ गया। एक्चुअली ये जो एमसीक्यू है ना, ये वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। वेक्टर वाले चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया है 2023 सिलेबस में से, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं दिया। टाइम वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन अभी आते भी नहीं हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इज करेक्ट ऑप्शन वेल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो आ गया हमारे पास, ये भी वेक्टर चैप्टर से ही है, इसको भी हमने छोड़ दिया क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस 2023 में। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सिर्फ वो देखते हैं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, v = लिमिट डेल्टा t = 0 डेल्टा r डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा t देन वेलोसिटी। अच्छा, जब भी टाइम अप्रोच करेगा ना 0 को, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी टाइम अप्रोच करे 0 को, उस सिंपल से मूवमेंट को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर
सी, सबको पढ़ना, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इन सबको भी पढ़ना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना ऊपर वो बॉल राइज करेगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 490 मीटर, लेकिन इसका हम प्रॉपर सॉल्व भी देखेंगे किस तरह से हमने इसको सॉल्व दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, जो इसका सोल्व हमें दिया गया है। वेलोसिटी जो थी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 98 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी थी 9.8, h इज इक्वल टू v²/2g के साथ हमने इक्वेशन लगाई इसको और इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास 490 मीटर करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसको एक बार देख लें, कॉपी पे राउट डाउन कर लें और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा किस तरह से हमने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंथ 20 cm is used to form a erect image which is twice as large as an object. The position of the object will dash from the lens. तो देखिए सिलेबस 2023 में इस टॉपिक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो लिहाजा इसलिए हम इसका करेक्ट ऑप्शन जस्ट देखेंगे, इसका सॉल्व नहीं देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 10 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 joules ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 joules ऑफ वर्क while losing 100 joules of heat by conduction to the atmosphere. The change in internal energy of the system will be. इस तरह का पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट दी गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका हमने सॉल्व दिया है। तो यहाँ पे हीट भी है, डिलीवर की जा रही है, जो एब्जॉर्ब की जा रही है, वर्क भी है, और जो हीट लॉस की जा रही है। सी इज करेक्ट ऑप्शन, लेकिन अभी हम इसका सॉल्व देखते हैं। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी क्वेश्चन में? 1000, पीछे आप देख भी सकते हैं, माइनस वर्क डन कितना हुआ था? 600 वर्क डन हुआ था उस पर। उसके बाद हीट लॉस में हीट लॉस कितनी हुई थी? 100 हीट लॉस हुई थी बाय कंडक्शन, तो इसका 300 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी या डी था, विच इज 300। ठीक है जी, एक बार देख लेना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डैश इज अ डिवाइस विच यूज्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्टेपिंग अप और डाउन अल्टरनेटिव ईएमएफ। मतलब इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन की बात की जा रही है, अप और डाउन अल्टरनेटिव ईएमएफ की भी बात की जा रही है। तो ये जो सारे काम है ना, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर करते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? स्टेप अप करना ईएमएफ को, वोल्टेज को, या स्टेप डाउन करना। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, इन अ सर्किट देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर व्हिच इज चेंज सच दैट द current falls to 0 in 0.1 second. If an average EMF of 200 volts is included, the self inductance of the circuit will be. अच्छा, तो क्या पूछ रहा है हमारे पास? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला रिमाइंड करें, और ये सिलेबस में से इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे बिलाशक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 हेनरी, लेकिन कैसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है कि करंट 1 था हमारे पास 5, करंट 2 हमारे पास 0 था। चेंज इन करंट को हम -I2 कर देंगे तो 5 एम्पेयर आ जाएगा ना। टी हमारा 0.1 था, ईएमएफ क्वेश्चन में गिवन थी विच इज़ 200। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू L डेल्टा R डेल्टा T, तो आपको क्या मालूम करना है? सेल्फ इंडक्टेंस। L को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन से पुट कर दें और आपके पास 4 हेनरी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सादा सा क्वेश्चन था, लेकिन इक्वेशन याद हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। सो प्रैक्टिस किया करें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? 4 हेनरी वाला। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, और ग्रेविटी की वैल्यू भी यहाँ दी गई है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है? एक्चुअली हमें मालूम करना है हॉरिजॉन्टल रेंज के, किस हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ ये पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया है या किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो फर्स्टली हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं विच इज़ सी 9.8। देन हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की जानिब, किस तरह से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। देखिए, रेंज का फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, उसके बाद डिग्री का पुट कर दिया। डिग्री कितनी थी? 45, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 90 डिग्री हो गई आपके पास। 90 डिग्री हो गई हमारे पास। साइन 90 बराबर होता है 1 के बराबर।
तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करते जाए 9.8 आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार सही से देख लें, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। जब तक आगे एक बार देख लें। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट MCQ। क्या बोल रहा है, 1 रेडियन। एक रेडियन जो है कितनी डिग्रीज के बराबर होता है? वो डिग्रीज कांस्टेंट होती है 57.3। एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? ये 2 बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है किसी ना किसी NTS के पेपर में या फर्दर सुआन किसी ना किसी में आ चुका है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो इक्वेशन दी गई है, आर पोजीशन वेक्टर P इज द लीनियर मोमेंटम देन इन द इक्वेशन विल बी। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको? ये इक्वेशन आपको एंगुलर मोमेंटम का जो है ना लीनियर बता रही है, किस तरह से एंगुलर मोमेंटम बन रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। सो द सुपरपोजिशंस ऑफ 2 लाइट वेव्स इज कॉल्ड। किसी भी वेव्स की अगर आप सुपरपोजिशन लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स इज कॉल्ड। उनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। चलो नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। के वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है? ऑप्शन ए मीटर ब्रिज, ऑप्शन बी द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऑप्शन सी कैरी फोस्टर ब्रिज, ऑप्शन डी स्प्लेंडर। तो आपके पास जो ई ऑप्शन है ना, ऑल, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। इन अ मीटर रीड्स अप टू 1 एम्पीयर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ओहम। The increase the range of 10 ampere, the values of the required shunt is। क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड शंट हमारे पास, और हमारे पास अमीटर की वैल्यू दी गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और रेंज भी दी गई है अमीटर के हिसाब से 10 एम्पीयर। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 0.09। लेकिन अभी हम देखें किस तरह से हमने इसका सॉल्व दिया है। ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो देखें यहाँ पर R इज इक्वल टू I माइनस IG। 1 एम्पियर था करंट, मल्टीप्लाई कर दें उसको R से। ओहम जो था 0.81, यहाँ पे ओहम होगा, यहाँ पे A लिख दिया है, सॉरी बाय मिस्टेक। ओहम कर देना, यहाँ पे 10 एम्पियर होगा और -1 एम्पियर हो जाएगा, तो 0.09 ओहम आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। किसका? शंट का, रिक्वायर्ड शंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, तो एक बार देख लें फिर से। तो हम चले अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ से प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही बात है। चार्जेस पार्टिकल से वो प्रोड्यूस नहीं होती, स्टैटिक चार्ज से भी प्रोड्यूस नहीं होती, हीट से भी वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मोशन से प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। नेक्स्ट MCQ क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1.0 × 10⁻⁻10 मीटर इज। ऑप्शन ए जो है ना 1.99 × 10⁻15 है इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पे हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास वेवलेंथ कितनी दी गई थी? 10⁻−10 या 1 × 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा है एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल टू hc डिवाइड बाय लैम्डा। तो h की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c की वैल्यू भी कांस्टेंट, उसके बाद 10 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है, लैम्डा की वैल्यू, उसके बाद एनर्जी को अब आप सम करेंगे तो आपके पास एनर्जी की ये फुल वैल्यू आ जाएगी जो ऑप्शन में गिवन थी। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लें, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट MCQ की जानिब। ओके जी, देख लिया आप सबने किस तरह से हमने इसका सॉल्व दिया है जी। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन एमिटेड इन बाल्मर सीरीज। क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट है, लेकिन किसकी ये देखना ज़रूरी है? बाल्मर सीरीज़ की।
यहाँ पे और भी सीरीज़ पूछी जा सकती हैं, पाशन सीरीज़, लेमन सीरीज़, लेकिन यहाँ पे बाल्मर सीरीज़ पूछ रहा है। सीरीज़ का करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन चलते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्व दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व आ गया 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर, उसके बाद 1/∞। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज़ कहाँ पे होती है? 2 पर, 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के बाद r का जो कांस्टेंट है, ये बुक में लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये जब करें कि इन दोनों को सम अप करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 364.6 नैनोमीटर। क्लियर हो गया? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि पूछा क्या गया है, उसके बाद सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट MCQ, दैट रिमूव द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे आर यूज्ड। एनर्जी को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? किस एनर्जी को? हीट एनर्जी। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है कूलेंट्स का। इसका? कूलेंट्स का, जो ठंडा कर सके। तो ई इज करेक्ट ऑप्शन। द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज अबाउट। हाफ लाइफ किसकी? कार्बन 14 की क्या होती है? 5730 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो ई बनेगा। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई है आपकी स्क्रीन पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिफर्स टू, डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू क्या है? हीट, चेंज इन हीट। तो ये रिफ़र क्या करती है? ये रिफ़र करती है आइसोकोरिक प्रोसेस को। इन सब प्रोसेस को ना सही से पढ़ना, चारों प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आ सकता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स है, C1 3 माइक्रोफैरड एंड C2 6 are in series across 90 volt DC supply. The total capacitance is given by, क्या total capacitance उनका कितना होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे आप, या जहाँ पर हम देखेंगे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जाने। तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। 1/CT, CT क्या है? टोटल कैपेसिटेंस। 1/C1 प्लस 1/C2 गिवन था, 1/C1 गिवन था, 1/C2। इसको जब डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/CT को अब जब 1 इक्वल कर देंगे 1/2 के, CT को यहाँ निकाल देंगे, कैपेसिटर टोटल को यहाँ पे निकाल देंगे, तो 2 माइक्रोफैरड आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एक बार सही से देख लें कि किस तरह से सॉल्व किया गया है, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट MCQs की जानिब। थोड़े से ही बचे हैं MCQs लास्ट। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल, इट इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू द 200 वोल्ट, द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज। अच्छा, गौर करना क्या पूछ रहा है या क्या बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है 10 जूल, उसके बाद पोटेंशियल दिए गए हैं 2, मतलब 100 वोल्ट और 200 वोल्ट। अभी क्या हमको मालूम करना है कि उन पर चार्ज कितनी बनेगी। ठीक है, तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर कि किस तरह से हमने सॉल्व दिया है। काइनेटिक एनर्जी 10 थी, पोटेंशियल 1 जो था वो 100 वोल्ट था, पोटेंशियल 2 जो था 200 वोल्ट था। उसके बाद ये अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा दिया हमने, W इज इक्वल टू Q चेंज इन V। तो Q को हमने निकालना है क्योंकि हमको चार्ज मालूम करनी है। W हमको गिवन था, चेंज इन वोल्टेज हम निकालेंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁻1 कॉलम में। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास पहले ही आ गया था, अभी ये सॉल्व हमने दे दिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 100 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट्स, द करंट थ्रू द बल्ब विल बी। क्या मालूम करना है? करंट मालूम करना है, वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज भी दी गई है, करंट देखना है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन किस तरह से इसका सॉल्व दिया गया है? अच्छा, तो देखें यहाँ पे पावर कितना था, 100, वोल्टेज कितनी थी 240, उसके बाद आई को मालूम करना था, आई इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V। 100 डिवाइड बाई 240, 0.4 जो हमारे पास हुआ वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके जी, तो देख लें एक बार, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। अ बल्ब हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम इज कनेक्टेड टू अ 225 वोल्ट सोर्स, द करंट इन द बल्ब इज। लास्ट MCQ है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन है, विच इज 1.5 एम्पियर।
सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास 150 थी, उसके बाद जो हमारे पास V था वो 225 था। I मालूम करना है हमको, I इज इक्वल V डिवाइड बाई R। तो हमारे पास सम अप करने पे हमको आंसर मिल जाएगा 1.5। ठीक है जी, सिंपल से सादा से क्वेश्चंस थे लास्ट वाले, इतने कॉम्प्लिकेशन वाले नहीं थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और ईयर के पास पेपर चाहिए तो कमेंट बता सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।